नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले वो है डीलिंग विद द डेल्यूज। इस आर्टिकल में हम देखेंगे जो फ्लड्स की वजह से जो परेशानियाँ हो रही है और साथ में जो एक सिटीज़ का जो एक स्टाइल होता है ना, कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है, डिज़ाइन है, वो बहुत ही पुअर है। सिटीज़ का नहीं, अर्बन एरियाज़ का भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा यहाँ पर एन एबलिस्ट प्रपोजल। यूपी में अभी ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल आया है, तो इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो बोलो उनको ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की जा रही है इस बिल में। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है उन पर कलंक लगाना। जानेंगे क्या है मेन मुद्दा। तीसरा जो आर्टिकल है वो आइडिया पेज से द ग्रेट कन्वर्जेंस एंड ए लेग, इंडिया यूएस रिलेशन, एक इन डेप्थ एनालिसिस कि किस तरीके से रिजीम चेंज हो रहा है, क्या ओरिएंटेशन है यूएसए का, जानेंगे। और फिर उसके बाद में ये वाला आर्टिकल है लास्ट में, इसका थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे। द लिमिट ऑफ सेक्टरल ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जा रही है। और दूसरा ये जो है गार्ड रेल्स ऑफ प्रिवेसी, अभी जो पेगासस अटैक हुआ है ना, अटैक तो क्या, स्पाईवेयर स्नूपिंग हुई है, तो बेसिकली उसको लेकर के बताया हुआ है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है, रिवाइज कर लेंगे एक दो पॉइंट्स को। ठीक है, देखते हैं डिटेल में जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट उनको। फर्स्ट आर्टिकल है डीलिंग विद डिल्यूज। देखो, पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो स्काईज ने इस तरीके से ज़बरदस्त तबाही मचाना शुरू की है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात करो, चाहे कोस्टल पार्ट की बात करो, वेस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न कोस्टल रीजन की बात करें। लैंडस्लाइड की न्यूज़ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार, ओके। और ओवरऑल 150 के लगभग वहाँ पर जाने जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी कल हमने एक न्यूज़ देखी थी कि एक बाउल्डर आया और टेम्पो ट्रैवल था, उसके अंदर बैठे थे 9-10 जने, उनके ऊपर आकर के वो गिर गया। बाउल्डर पूरा पूरा बड़ी चट्टान आकर के आ गई लैंडस्लाइड की वजह से, तो डेथ हो गई। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटका या फिर गोवा की बात करो, लगातार फ्लड्स रुक ही नहीं रही है। महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में, वहाँ सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर देखो 600 mm रेन फॉल रिसीव हुआ है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार इतनी रेनफॉल हुई है। इसके अलावा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी महाराष्ट्र में ही है, वहाँ पर पिछले 40 साल में इतनी रेनफॉल नहीं हुई जितनी अब की बार जुलाई में हुई है। मुंबई में आप देखो 230 mm रेनफॉल। मुंबई तो खैर बिल्कुल ही कोस्टल रीजन, आइलैंड सिटी है ये तो, ठीक है। तो 6 घंटे के अंदर अंदर 230 mm रेनफॉल, बहुत ज़्यादा। सेम चीज़ आप रायगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो परेशानी रही है वो ये कि रायगढ़ में लगभग लैंडस्लाइड, हिलॉक मूवमेंट के चलते, ऐसे कैसे, यूँ मानो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे मकान थे और ये लैंडस्लाइड करके ऐसे कैसे मतलब एक तरीके से ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा सेटलमेंट। ठीक है, गोवा की बात करो, 1982 के बाद में पहली बार इतनी ज़्यादा फ्लड्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ये जो मॉनसून का केओटिक बिहेवियर है ना, जिसको हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये देखो रियलिटी बन चुका है। अब हमें हमारी जितनी भी सेटलमेंट्स हमें क्रिएट करनी है या कर रहे हैं हम, उनको ध्यान में ये रखना ज़रूरी है कि ये सारे चैलेंजेस के पीछे मेन है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स कंडक्ट होना, एक्सट्रीम इवेंट्स का होना, ये बहुत चिंता की बात है और ये इंडियन मॉनसून का हॉलमार्क बन चुका है। चाहे आप उत्तराखंड त्रासदी की बात करो, चमोली में डिजास्टर की बात करो, कुछ भी आए चाहे, ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है, क्लाइमेट चेंज। दूसरा, इसमें हमें हमारे जो एक तो वेदर फोरकास्टर्स है जैसे कि आईएमडी, इनको अपनी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना पड़ेगा जिससे कि एक्यूरेट डेटा वो रिलीज कर सके। दूसरा, जो सिटीज़ के या फिर रूरल एरियाज़ में जो प्लानर्स हैं, उनको थोड़ा सोच समझ करके बनाना पड़ेगा मकान। ऐसा नहीं कि यहाँ हिल स्टेशन है तो यहाँ पर हम प्लेन एरिया की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट कर लें, ठीक है, कि वहाँ पर हाँ पहाड़ी काट दो और यहाँ पर सेटलमेंट एक प्लेन एरिया की तरह कर दो। अजी पहाड़ी है तो पहाड़ी के हिसाब से सेटलमेंट कराओ ना। पॉलिसी मेकर्स को भी तैयार रहना पड़ेगा इन सारे चैलेंजेस के लिए। तो ये सारा मुद्दा जब आता है तो देखो, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हमारा प्लानिंग सेटलमेंट क्या है, क्या हमारा सेटलमेंट जो सिटीज़ का, रूरल एरियाज़ का रेजिलियंट है, क्या हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज तैयार करके बैठे हैं। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें
तो सेंधई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखो पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें ना, जब से मानसून आउटब्रेक हुआ है, उसमें पहले तो ड्राई वेदर कंडीशन, लगातार सूखा, और फिर उसके बाद में अचानक से इंटेंस रेनफॉल शुरू। इससे क्या हो गया, सिटीज़ के जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे वो एकदम क्लॉग थे, एकदम चौक। कल ही जयपुर में बारिश हुई, पूरा सिटी एकदम चौक हो गया। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा है, वहाँ पर पॉलीथीन्स पैक पड़ी हैं, ना क्लीनिंग हुई है टाइम पे। ये सारी सिटीज़ के ऊपर अप्लाई है। इंडियन सिटीज़ में मोस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ आर कंसिडर्ड इन सच मैनर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। सिमिलरली दिल्ली की बात करो, मुंबई की बात करो, यहाँ पर टॉरेंशियल रेन, अगर मूसलाधार बारिश आ गई ना तो फिर बाद में गड़बड़ है पूरा। अर्बनाइजेशन आज किस तरीके से बनाया जा रहा है कि हम हाइड्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चारों तरफ कंक्रीट जंगल्स ऑफ कंक्रीट बना दिए हमने। कहीं पर भी स्कोप ही नहीं है कि पानी परकोलेट होकर के जो अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर्स हैं उनको रिचार्ज कर सकें। होता क्या है कि हाइड्रोलॉजी को अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मतलब पानी की जो टेंडेंसी है उसको अगर हमने नहीं समझा, तो मुश्किलें किसके लिए होती है? सिटी ड्वेलर, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, और मेनली कौन? जो सड़कों पे रहते हैं वो लोग, उनके लिए ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पहले मुश्किलें और रही सही में और। तो एक्विफर्स का रिचार्ज होना ये भी रुक गया। और आज देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर टैंकर से तो पानी डलना शुरू हो गया है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन बहुत हद तक हो चुका है, डार्क जोन में वो कंसिडर हो चुके हैं। तो एक तरफ तो रेनफॉल ज़्यादा आ रहा है, उस पानी को आप डायरेक्ट नहीं करते हो, और दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर आपका ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है। तो ये जो मिसमैच है ना, ये जो गैप है, इसको एक तरीके से करेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट, सड़क बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, पर ऐसा नहीं कि स्पेस छोड़ दिया मिट्टी के लिए जिससे कि पानी आसानी से एब्जॉर्ब किया जाए और परकोलेट होकर के वो नीचे जा सके, या फिर उस पानी को सही दिशा दे करके जो बड़ी वाटर बॉडीज़ है वहाँ तक पहुँचाया जाए। क्योंकि वहाँ पर भी कचरा, डंपिंग यार्ड बन गए भाई। आसपास में जो लेक्स हैं, कर्नाटका में एक लेक है, उसकी न्यूज़ आई थी 2-3 साल पहले, ठीक है। ऐसे तो आप अपने आसपास में देख सकते हो लेक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, डंपिंग यार्ड, प्लास्टिक पड़ा रहता है वहाँ पे, और आग लगती है तो इस तरीके से लगती है जैसे कि पता नहीं कितना कचरा था, और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर फिर फ्यूम क्रिएट हो जाता है, आसपास के लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ऐसी हमारी सिटीज़ के हाल हैं अभी। 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट्स लैंडस्लाइड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में साफ साफ ये चीज़ कह दी गई थी कि आप इस लैंडस्लाइड को ध्यान में रख कर के फिर बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कराओ, कम से कम हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसे रीजन है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होगी। और वहाँ पर आप अगर सिटीज़ का या सेटलमेंट का प्लान प्लेन एरिया के हिसाब से करो, एकदम फ्लैट लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, बोलो वो की वो टेक्नोलॉजी आप हिल एरियाज़ में यूज़ करोगे तो मुश्किलें तो होंगी ही ना। तो ये चीज़ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में लैंडस्लाइड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में डिक्लेयर किया हुआ है। इससे क्या हो जाता है? स्लोप इंस्टेबिलिटी, क्योंकि बारिश आई, अब स्लोप क्या होता है, ये हो गया स्लोप इधर से। अब इस स्लोप में अगर आप देखो, यहाँ पर कटाई कर दिया आपने और फिर उसके बाद में सेटलमेंट कर दिया, तो थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर से रेनफॉल अच्छा खासा आता है, पानी का फ्लो बन जाता है, तो फिर बाद में इरोजन के चलते वो स्लोप इंस्टेबल हो जाएगा, पूरा वॉश आउट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बूम का नाम लेकर के आपने ऐसे ऐसे एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कर दिए। आप देखो कि मड स्लाइड वाले जो रीजन, जहाँ पर ज़्यादा अचानक से मिट्टी जो है पानी के साथ घुल के कीचड़ बन के अचानक से एकदम फ्लो होकर के आए, और वहाँ होता क्या है कि जो हिल फुटिल्स हैं वहाँ पर आपने गांव बसाए थे और वो गांव ऐसे कैसे गड़ जाते हैं। नुकसान किसका जी? किसी कॉन्ट्रैक्टर का हुआ क्या? नहीं, नुकसान हो गया वहाँ के लोगों का, जो महाराष्ट्र में अभी देखा जा रहा है। तो देखो, सॉइल इंटेग्रिटी को हम डिटेरियोरेट ना करें, लैंड यूसेज जो हैं वो इस तरीके से तैयार करें जिससे कि रेनफॉल की वजह से ये जो हिलॉक कोलैप्स हैं इनको ट्रिगर ना मिले। ये सोच समझ करके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। डेवलपमेंटल स्टडीज स्कॉलर्स हैं, जो लोग डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, सोचते हैं, तो उनको इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके फिर बाद में काम करना होगा। साथ में पॉलिटिकल
कॉस्ट जो भी लगती है, जो भी हम डिज़ाइन करवाते हैं, जो कुछ भी, तो डेवलपमेंट के साथ साथ में आप इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को क्यों इग्नोर करते हो जी? आप डेवलपमेंट लाना चाह रहे हो, वही बात, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ में चलते हैं। ये थ्योरी ख़त्म हो चुकी है कि आप डेवलपमेंट कर लो बस, फिर एनवायरनमेंट को दिमाग ही मत लगाओ। पर आज अगर आपने एनवायरनमेंट या इकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, तो उसके रेपरकशंस आपको लॉन्ग टर्म में सहन करने पड़ेंगे। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई वेस्टर्न घाट से संबंधित कि वेस्टर्न घाट बहुत हद तक इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ चुका है इस वाले रीजन में। तो इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लीडर्स ने निगलेक्ट किया। अब देखो इस चीज़ के चलते अब आप अपने इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स को ही अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, उनके लिए सोच समझ के काम नहीं करते हो, तो फिर बाद में कैसे आप एक बैलेंस्ड मैनर में कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ। देखो बिल्डिंग्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन में रेजिलियंस होनी चाहिए कि मान लो अचानक से फ्लड्स आ गई, कोई डिजास्टर, कोई डैमेज हो भी गया, तो रिकवरी आप जल्दी से कर पाओ। क्लाइमेट वैगरीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब ये रियलिटी बन चुका है। साथ में कम्युनिकेशन चैनल जो है ना, जैसे कि एक्सपर्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट या पॉलिटिकल क्लास या सिविल सोसाइटी, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल्स फ्लुएंटली काम करें, तब जा कर के हम अचीव कर पाएंगे इस डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ये जो समस्याएं हैं इनको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्रेट कन्वर्जेंस एंड अलेग। इस आर्टिकल को लिखा है राजा मोहन ने। देखो इसमें राइटर बताना चाह रहे हैं कि यूएस और इंडिया के जो टाइज़ की अगर बात करें तो इसमें एक कदम आगे और बढ़ाया जा रहा है जब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अभी विजिट पे आ रहा है। बट एक पैराडॉक्स आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस एजेंडाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि बायलैटरल एंगेजमेंट हो, रीजनल इश्यूज, इंडो पैसिफिक, क्वाड, इनको लेकर के आगे बढ़ना हो, ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें जिससे कि G20 हो या G7 में पार्टिसिपेशन इंडिया का लगातार, चाहे चीफ गेस्ट के गेस्ट के तौर पे ही हो रहा हो। तो इंडिया और यूएस के बीच में एक तरफ तो कन्वर्जेंस है, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ कन्वर्जेंस में भी क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। वो ये कि एक तो डेमोक्रेसी की बात आती है और एक ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है ना, तब फिर थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। देखो यूएसए वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है कि जो आप देखो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करे, पर फिर भी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले कंट्रीज में यूएसए एक लीडर है। तो ऐसे में इंडिया में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा वायलेशन आते रहते हैं और आप देखते हो रिपोर्ट्स रिलीज होती रहती है। तो साथ में इन्हीं दो इश्यूज़ को लेकर के यूएसए भी जो है वो लगातार प्रेशर क्रिएट करता है इंडिया पे, और वही चीज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक क्वेश्चन खड़ा करती है कि क्या डेमोक्रेट पार्टी, जिसके अभी लीडर हैं जो बाइडन, और उनके अंडर में इंडिया इन दोनों चीज़ों को करेक्ट करते हुए इंडिया के साथ, यूएसए के साथ में अपने रिलेशंस कंटिन्यू कर पाएगा। देखो जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना, तब से चाइना का राइज 2013-14 तक नहीं माना जाए, मानो 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आया था, उसके पहले तक अगर देखो तो यूएसए की हेजेमनी थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, आप पढ़ते हो, ठीक है। उससे लेकर अब तक, मतलब जब से यूएसए का यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, तब से लेकर अब तक इंडिया के साथ में जो एंगेजमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे देखो, सिक्योरिटी में देखो, इकोनॉमिक देखो, हर एक सेगमेंट में आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा। इवन सोसाइटीज़ के बीच में भी आप देखो इंटरफेरेंस, जैसे कि हम हमारे कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर में आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इवन मैं अभी आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल के देता हूँ, तो वो क्या है, ये अमेरिकन कल्चर का ही तो आइडिया है, वहीं से तो हम सीख रहे हैं। तभी तो अमेरिका में भी अमेरिकन सरकार के खिलाफ में कोई भी अगर गड़बड़ कदम उठाती हुई सरकार दिखती है वहाँ की, तो 2 मिनट में कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पे आके अपनी बात बोल सकता है। सेम चीज़ आप इंडिया में देखो कि यूट्यूब पे कोई भी आकर के अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ें क्या हो रही है, कल्चरल कन्वर्जेंस आ रही है, ये सारी चीज़ें। बट वही चीज़, 2 बातें मैं आपको बता चुका हूँ, डेमोक्रेसी की बात हो या फिर जो मुद्दा आ गया आपका ह्यूमन राइट्स का।
और तीसरा मुद्दा एक आ जाता है कश्मीर का, कि 1990 से लेके अब तक हमने हर चीज़ में देखा, पर 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी डाउट है कि क्या यूएस प्रेसिडेंट अभी भी इच्छा रखते हैं कश्मीर मुद्दे पे मीडिएशन को लेकर के। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी टेंशन्स है इनको ख़त्म करने के लिए हम रेडी हैं मीडिएशन करने के लिए। और एक डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स वाला जो मुद्दा है, तो ऐसे में ये 2-3 मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं और एक डर या फिर एक डाउट आ जाता है। देखो, चाइना के चैलेंज को लेकर के तो इंडिया और यूएसए में कन्वर्जेंस है। बात क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशन में कि चाइना का दुश्मन है यूएसए और चाइना का दुश्मन, या फिर आप कहो कि एक तरीके से राइवलरी है इंडिया। तो दुश्मन का दुश्मन यूएसए का दुश्मन और इसका दुश्मन इंडिया, तो दुश्मन का दुश्मन हो गए दोस्त। ये रिलेशनशिप कंटिन्यू चलती रहती है। अब आप देखो कि एक तरफ तो चाइना को कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ इंडिया ये भी नहीं चाहता है कि यूएसए की ट्रैप में हम फंस जाएं, क्योंकि यूएसए क्या करता है, हमेशा अपने अलायंस क्रिएट करता है। एक तो देखो, आप देखो, बायलैटरल रिलेशन होता है, ठीक है, और एक होता है अलायंस। अलायंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें एक कंट्री जो कि बहुत पावरफुल है वो अपनी ज़रूरतें या अपनी कंडीशंस अपने साथ वालों पे लगाता है और उनको कहता है कि तुम अगर ये कंडीशंस मानते हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में ना जा करके अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बेसिस पे आगे करना चाहता है, जिससे कि वहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन की बात आए तो इंडिया केवल यूएसए के प्रिज्म से ना देख करके, यूएसए के लेंसेज से ना देख करके, अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देख करके आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। डिफरेंसेस के 3 मुद्दे हमने देखे, पर फिर भी दोनों कंट्रीज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी देखो इंटरनेशनली बहुत बढ़ चुकी है। आज वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनके उभर रहा है इंडिया, और साथ में इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और वॉशिंगटन भी अपनी तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा जो है वो इंडिया पे प्रेशर कर रहा है। पर सवाल ये आ जाता है कि क्या इंडिया थोड़ा बहुत समझ पा रहा है कि यूएसए में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है अभी? क्या यूएसए ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है? एक बार आप डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट वाला जो स्लोगन था एक बार याद करो, जिसमें क्या कह दिया था, H1B वीज़ा है उनको सस्पेंड करना शुरू कर दिया था, जो थ्रेशोल्ड था H1B वीज़ा अलोकेट करने का वो बढ़ा दिया था, माइग्रेशन को रोकना, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज से जैसे कि ईरान, इराक, ऐसे कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट डिक्लेयर करना, सूडान, कि भाई यहाँ से कोई भी अगर यूएसए में आएगा तो उसको भगा दिया जाएगा। इस तरीके के कदम उठाए गए थे। तो एक तरफ तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिका फर्स्ट का नाम लेकर के अपने डोर्स ही क्लोज करने शुरू कर दिए थे, बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो ठीक है कि अभी कुछ मुद्दों पे जो बाइडेन के आने के बाद में अमेरिका अब धीरे धीरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज कर रहा है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कि बोले क्लाइमेट चेंज जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेचर है, अपने आप एडजस्ट कर लेगी। तो देखो, हमारे यहाँ पर सरकारों में या फिर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करने वाले इंटेलेक्ट्स हैं या जो आप कह सकते हो स्कॉलर्स हैं, वो इन मैटर्स पे बोला बात ही बहुत कम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो डिस्कोर्स है, जो भी एक कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं, वो एक गैप हम लगातार फील करते हैं कि एक तरफ तो कन्वर्जेंस के लिए तो हम जा रहे हैं इकोनॉमिकली, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात करो, इन सब में, पर दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स, कश्मीर का मुद्दा, डेमोक्रेसी, इसको लेकर के जो गैप है, जो चिंता है, वो हमारे एलिट्स में भी देखने को मिल रही है। चाहे वो राजीव गांधी की बात करो, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करो, बोले इन्होंने बहुत हद तक पॉलिटिकल कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया, पॉलिटिकली तो एंगेज कर लिया यूएसए के साथ में, पर यहाँ पर बार बार एक चीज़ आती है, एक तो इंडिया का जो भी ट्रेंड रहता है खुद का, ठीक है, इंटरनली, उसके ऊपर यूएसए के लोगों का और यूएसए की लीडरशिप का क्या ओपिनियन है, उसको इंडिया जब ऑब्जर्व करता है तो डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी तो सवाल आ जाता है ना कि क्या हम फुल फ्लेजेड यूएसए पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम हमारा जो एंगेजमेंट है यूएसए के साथ इस तरीके से कर पाएँ कि हाँ हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? देखो, विश्वास 100% करना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि अभी मानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए पहले तो यूएसए के साथ में अपने एंगेजमेंट्स रखी, अब चाइना के साथ कर रहा है,
पर फिर भी आज पाकिस्तान के जो हाल हैं उसके पीछे रोना तो आता ही है ना इमरान खान का, कि भाई हमने पिछले 70 सालों में यूएसए पे इतना विश्वास किया, उसका हर्जाना भुगत रहे हैं हम। तो ऐसे में देखो यूएसए के साथ में जो एंगेजमेंट है उसको हमें थोड़ा सा नैरोली ना स्टडी करके थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम कुछ पॉइंट्स पे आकर अटक जाएंगे तो फिर बाद में वही बात है, और मुद्दों को हम इग्नोर कर देंगे जो कि हमारे लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो। अब देखो इंडिया को लेकर के यूएसए में जो भी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, या फिर यूएसए के जो रिलेशंस हैं उनकी अगर बात करें तो अमेरिका से संबंधित हमारे यहाँ पर ज़्यादा स्टडीज़ होती नहीं है। देखो रशिया, चाइना, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो यूएसए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते रहे हैं। अब चाइना तो अब करने लग गया है, और पहले रशिया हमेशा से करता रहा है, और रशिया को फिर अमेरिका बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता, ये आप नोटिस करो। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर दिल्ली मतलब इंडिया में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अमेरिकन सोसाइटी क्या सोचती है। हमारे यहाँ पर रिसर्च थिंक टैंक्स की कमी है। यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए अगर डोमेन्स की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इंडियन गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को इस इशू को एड्रेस करके और फिर बाद में जल्दी से जल्दी इस पर काम करने की ज़रूरत। और लगता भी ऐसा है कि ज़्यादा डिले नहीं कर रहा है इंडिया। अब जो बाइडन के देखो कि 6 महीने हो गए लगभग, उनको जनवरी में आए थे वो, और अभी जुलाई एंड हो रहा है। तो ऐसे में इंडिया में अभी तक भी जो बाइडन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में इन्होंने जो भी शिफ्ट लिए हैं, उनके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है कि इंटरनली डोमेस्टिकली वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। देखो अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो उन्होंने जो रोनाल्ड रीगन के द्वारा 1980s के टाइम पे, ये देखो मैं बार बार बताता रहता हूँ, मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी और रोनाल्ड रीगन यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसमें क्या था कि सरकार एक फैसिलिटेटर का काम करेगी सिर्फ, और जो काम है वो सारा का सारा वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा। अब आप देखो रोनाल्ड रीगन ने जो शुरू किया था नियो लिबरलिज्म का सेगमेंट, उसको बराक ओबामा और बिल क्लिंटन दोनों के दोनों डेमोक्रेट्स थे, दोनों ने कंटिन्यू रखा। पर यहाँ पर जो बाइडन यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, फेसबुक, गूगल, इनके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट सूट लाए जा रहे हैं। यह आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। तो पॉइंट क्या आ गया कि समस्या वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक जो अमीर है वो लगातार, आप देखो यहाँ पर जो ये जेफ बेजोस है, या फिर आप अभी रिसेंटली जो स्पेस फ्लाइट करके आए हैं, तो वो लोग तो ऐसे हैं जो स्पेस में घूम घूम के आ रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं उन डेप्रिवेशन का शिकार हैं, उन लोगों के पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने जो रोनाल्ड रीगन के द्वारा शुरू की गई नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू रखा, पर जो बाइडन ने यू टर्न लिया। पर उसके बावजूद हमारे यहाँ पर इस पर कोई डिबेट नहीं है। साथ में टैक्सेशन को राइज करना, पब्लिक स्पेंडिंग, कि हाँ जी कोरोना के चलते सरकार जो है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन 1.8-1.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इकोनॉमी में पुश करेगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब कैसे भी करके पैसा मार्केट में फेंकेगा। आप ये बताओ ये कदम कौन उठाता है? ये तो सोशलिस्टिक पैटर्न है। तो ये चीज़ तो क्लियर है ना कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नाम दिया, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल राइटिस्ट अप्रोच जा रहे थे, वहाँ पर जो बाइडन बिल्कुल लेफ्टिस्ट अप्रोच पे जा रहे हैं। लेफ्टिस्ट का मतलब वामपंथी, कम्युनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगी रिवाइवल को लेकर के। तो देखो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है, देखो यहाँ पे मैं आर्टिकल से हट के बता रहा हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया था। सोचो हमारे फोर फादर्स कितने ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाले थे। मिक्स्ड इकोनॉमी, चलो वो बात ठीक है कि हम शुरुआत में सोशलिस्टिक पैटर्न में थे, फिर उसके बाद में 1990s के बाद में कैपिटलिस्ट पैटर्न पे आ गए, पर हमारी इकोनॉमी को हमने शुरू से ही मिक्स्ड रखा कि भाई ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे गरीब लोगों का भी साथ देंगे, और साथ में हर एक इंडिविजुअल को उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए लिबर्टी भी दी जाएगी हमारे यहाँ पर। जैसे आप देखते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिनिटी की बात करते हैं हम, वो चीज़। खैर आगे फिर से आ जाते हैं हम इस आर्टिकल में।
तो जो बाइडेन का जो ट्रेंड है वो आपको लेफ्टिस्ट लगेगा, ठीक है, और जबकि इनके प्रेडेसेसर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, वो राइटिस्ट थे। इसके अलावा वॉशिंगटन में जो भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के वेरिएशन आ रहे हैं, आप उसको भी ध्यान रखो। उसको कैसे कर सकते हो, आज चाइना सीधा कंपीट करता है यूएसए के साथ में, तो उसमें आप देखो कि रशिया के साथ में अपनी एंगेजमेंट को खत्म नहीं कर रहा है यूएसए, कि कैसे भी करके रशिया के साथ में जो गैप्स है ना, अगर उनको हम कम कर लेंगे तो फिर चाइना को कंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ये गियर में शिफ्ट देखो। साथ में चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कंटेन करने के लिए क्वाड, और साथ में आप देख सकते हो एक ग्रुप और स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, सेंट्रल एशिया, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएस और उज्बेकिस्तान, ये सारे मिलकर के वो पुआ पुआ करके समथिंग बोला था, यूएसए ने पकाया पुआ, ये अच्छा था। मतलब कमेंट आया था, मैंने पूछा था कि कौन सा ग्रुप था उसमें, मैं अफगानिस्तान मिस कर रहा था उस दिन, तो कमेंट अच्छा था, पुआ, राइट। तो देखो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बाइडेन ने अपनी तरफ से पूरा एकदम क्वाड को कंटिन्यू करा है, और इसको देखो डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिक पार्टी है ना, वो भी सपोर्ट कर रही है। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ पर स्टडी होनी चाहिए। साथ में आपको मॉस्को वाला मुद्दा मैंने बता ही दिया कि कैसे भी करके जो डिफरेंसेस हैं रशिया के साथ में वो ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। तो बाइडेन का ओरिएंटेशन देखो, इंडिया के साथ में एंगेजमेंट कंटिन्यू करना है, डीपन टाइज को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल आ जाता है डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का। देखो यूएसए हमेशा से ही डेमोक्रेसी को और इन आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने से पीछे नहीं हटा है, ठीक है। नए एफर्ट्स अमेरिका के द्वारा हमेशा करते रहे गए हैं, जिसमें जब भी डेमोक्रेट आ गए, नाम ही डेमोक्रेट है भाई, वो तो काम ही ऐसा करेंगे, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी देखो पावरफुल वे के अंदर अपने आप को असर्ट करती रहती है, और वहाँ पर देखो इंडिविजुअल्स के राइट्स, ठीक है, वो बड़े हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा, ठीक है। फिर बात आ जाती है इंस्टीट्यूशनल इश्यूज की, बात करें वहाँ पर, तो जो बाइडेन वहाँ पर रेसिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रिलीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट को लेकर के, वहाँ पर रेस, ब्लैक वाइट, इसको लेकर के मुद्दा, ब्लैक वाइट कलर्ड, इस तरीके से वहाँ पर गैप है, उनको ख़त्म करना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना, जिससे कि आप देखो ये जो वहाँ पर वेपन रख सकते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बंदूकें रखते हैं अपनी बैग के अंदर, उनको भी कंट्रोल करना, क्योंकि फिर वहाँ पर क्या दिख रहा है, माइंडलेस गन वायलेंस, मतलब किसी का मूड खराब हुआ नहीं, उठाई गन बंदूक और मारना शुरू कर दिया। इस तरीके के कानूनों में भी चेंज लाए जा रहे हैं। सेम चीज़ आप देखो इंडिया में भी, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए वो हम वहाँ से लर्न कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है सर्विलियंस टेक्नोलॉजीज़ की, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे ट्विटर की बात करो, फेसबुक की बात करो, गूगल की बात करो, इनकी जो मोनोपोलीज है, इनको भी देखो लगातार यूएसए में भी चैलेंज मिल रहा है, तो इंडिया में भी इनके लिए चैलेंजेस लगातार हैं। तो ऐसे में हम वहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बात यह है कि जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो तो देखो यूएसए का कंटिन्यू है, और इंडिया भी डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने की कम कोशिश नहीं करता है, चाहे पाकिस्तान की बात करो, चाहे नेपाल की बात करो, ठीक है। हम हर तरीके से डेमोक्रेसी में कोशिशें लगाते रहते हैं, बस वही बात है कि अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, अभी तक भी कुछ सक्सेस नहीं मिल रही। नेपाल में देखो कितना टर्मोइल है, अभी तक भी कुछ मुद्दा सॉर्टेड नहीं है वहाँ पे। तो दिल्ली और वॉशिंगटन देखो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, इनकी बात करें तो बहुत कुछ एक्सचेंज करने के लिए है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मुद्दे की बात करो या इंडो पैसिफिक रीजन की, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करो या क्लाइमेट चेंज के मुद्दे की, या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करो या नई टेक्नोलॉजी की, दोनों के दोनों कंट्रीज कन्वर्जेंस दिखा रहे हैं। तो बायलैटरल कोऑपरेशन इंटेंसिफाई होना चाहिए, और हो भी रहा है। इससे क्या होगा, अभी तक जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप में जो हम एक क्यूरियोसिटी रखते हैं ना दिमाग के अंदर कि हाँ यूएसए हमें हमारे ऊपर अटेंशन देगा, उसके बजाय अगर कोटेडियन अफेयर हो जाएगा ना, डेली बेसिस पे बातचीत होती रहेगी, तो फिर देखो हमारी एंगेजमेंट कितनी अच्छी रहेगी। तो एक तरीके से कन्वर्जेंस है, और गैप के भी 3 मुद्दे देख लिए, कश्मीर वाला मुद्दा मत भूलना भाई आप, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज एन एबलिस्ट प्रपोजल। आर्टिकल को लिखा है मुरलीधरन ने। देखो अभी मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ये लाया जा रहा है, तो इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं
जिनके बारे में अनअवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही है, और वो कंटेंट है डिसेबल बच्चों से संबंधित। इसमें सेक्शन 15 के ऊपर सवाल उठा रहे हैं राइटर। पहले तो छोटा सा एनेक्डोट है कि राम सागर एक रेजिडेंट है नोएडा का, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा जो है वो बहरे हैं, डेफ है। तो ऐसे में आप देखो कि वो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में अब उसके ऊपर जो एक पॉइंट है वो ये कि 3 बच्चे हैं। इस पॉपुलेशन कंट्रोल वाले मुद्दे के हिसाब से देखें तो 3 बच्चे हो गए, तो फिर बाद में लिमिट्स को ब्रीच कर दिया। पर सवाल ये है कि भाई यहाँ पर बड़ा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा जो है वो क्या है, सुन नहीं पाते, डिसेबल्स हैं। तो बोले उन 3 बच्चों में से उन 2 बच्चों के अलावा अगर एक बच्चा और पैदा उसने कर लिया तो कोई घाटे वाली चीज़ नहीं है। बोले कि 2 बच्चे क्या हैं, डिसेबल्स हैं। तो यहाँ पर ये एक मुद्दा है कि आपने डिसेबल्स को क्यों फॉर ग्रांटेड ले रखा है जी, क्यों आपने ये बात कह दी कि डिसेबल बच्चे हैं तो आप 3 जो आपकी 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसको ब्रीच कर सकते हो। ये चीज़ पे हाईलाइट कर रहे हैं। मेन सवाल ये है कि 2 चाइल्ड नॉर्म को आप कैसे इलीगल कंसीडर नहीं कर रहे हो या फिर उल्लंघन क्यों नहीं मान रहे हो अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अगर उसके डिसेबल्ड हैं तो ये सवाल उठता है इसी बिल के सेक्शन 15 में, जिसमें ये कहा हुआ है कि अगर किसी के घर में अगर बच्चे फिजिकली डिसेबल हैं तो उनके यहाँ पर 2 बच्चों से अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त यह है कि वो डिसेबल्ड हों जो 2 बच्चे हैं पहले से। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है कि जो इंडिविजुअल पहले से फिजिकली डिसेबिलिटीज़ को लेकर के सफ़र कर रहे हैं, आप उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, आप उनको एकदम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, समाज में बिल्कुल एकदम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैसेज देना चाहते हो आप यहाँ पे? तो ये एक मुद्दा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में देखो राइटर बोल रहे हैं कि भाई आप इरा सिंगल आईएएस ऑफिसर, फर्स्ट रैंकर आईएएस ऑफिसर है ये, ऐसे ऑफिसर्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज लीडरशिप में वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो आप डिसेबिलिटीज़ को क्यों आप अंडरमाइन कर रहे हो या फिर इनको हाईलाइट करके इनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हो? सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक जो ये इस तरीके के कानून लाए गए हैं ना, इस तरीके के कानूनों को लाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या आपने कभी ऐसे माँ बापों को देखा है कि जो अपने डिसेबल्ड बच्चों को मार देते हो खुद से अपने हाथों से? शायद ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो स्टेट जो है ना, सरकार, ये चीज़ रिकॉग्नाइज करने में फेल हो रही है। क्यों नहीं आप उनको एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? क्यों नहीं आप उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करते हो जिससे कि जो माता पिता हैं जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, उनको समाज में उनको परेशानी ना आए? आपने तो एक तरीके से और मुश्किलें पैदा कर दी है कि हाँ जी, डिसेबल्ड बच्चे अगर हैं तो आप एबल्ड बच्चों को आप पैदा कर लो जिससे कि आप अपने 2 बच्चों का नॉर्म पूरा कर सको। तो वो तो आपने एक तरीके से इक्विटी कर दी। क्या ये देखो, आपने इक्वेट कर दिया डेथ और डिसेबिलिटी को। क्या ये बात ठीक है? गलत बात है। साथ में हमारे यहाँ पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, उसमें डिसेबिलिटी को बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया हुआ है और उसी डेफिनेशन को ये जो नया बिल लाया गया है उसमें इंक्लूड किया है, जिसमें टोटल 21 टाइप ऑफ कंडीशंस हैं जिनको डिसेबिलिटी के तौर पे देखा जाएगा। अब आप ये बताओ, विजुअली हेयरिंग बेस पे, सुनने के आधार पे, बोलने से, लोकोमोटर फिजिकल मूवमेंट के लेके देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सोचने समझने में या बुद्धिमत्ता की बात करो, या ब्लड डिसऑर्डर आ गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो बोलो 21 काइंड ऑफ आपने डिसेबिलिटीज़ इस एक्ट के तहत बना रखी हैं, ठीक है, कंसिडर कर रखी हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016, उन्हीं को आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो भाई जब आपने ये एक्ट ही प्रोसीड किया है तो इंडिया तो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है और उसी के बेसिस पे ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लाया था। क्यों आप इन लॉज को, इनको अंडरमाइन कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो जी? आप क्यों डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की बजाय इग्नोर कर रहे हो? क्यों आप ह्यूमैनिटी में, आप देखो कुछ लोग हैं
फिजिकली फिट दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को फिजिकली कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आप इसको डाइवर्सिटी वाइज क्यों नहीं देखते हो? एक ह्यूमैनिटी में डाइवर्सिटी देखो ना, डिसेबल पर्सन्स को क्यों आप इनको अंडरमाइन कर रहे हो? अच्छा, ये कोई मुद्दा कोई यूपी तक ही कन्फाइंड नहीं है, राजस्थान में भी ऐसा ही है और असम की पॉपुलेशन पॉलिसी में भी सेम चीज़ ही देखने को मिली है। तो ये तो आपने एक यूजेनिक्स को प्रमोट कर दिया। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके का रिप्रोडक्शन करोगे, इस तरीके से पॉपुलेशन को एक्सपेंड करोगे जहां पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन तो फिर बाद में और ज़्यादा मुद्दा घातक हो जाता है। फिर तो आप तो जेंडर जो इशू है, जेंडर वाला, जिसमें कि हाँ जो फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होता है, वो तो फिर बाद में आपने एक तरीके से वो भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, उनको आप इस तरीके से स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सेक्शन को। साथ में एक्शन T4 यूजेनिक्स है, उन्होंने भी इसमें भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट सीधा रैशनल दिया है कि अगर आप मतलब स्टिग्मा इस तरीके के कदम अगर उठाते हो तो आप इनको फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो, उनकी वैल्यू को ख़त्म कर रहे हो, इवन आप उनको मार रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। इस तरीके के पब्लिक पॉलिसी या इस तरीके के कानून नहीं बनने चाहिए। ठीक है, यूपी का ड्राफ्ट बिल कोडिफाई करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज करता है एबलिस्ट माइंडसेट को कि हाँ जो कैपेबल है उसी को आप कंसिडर करो, बाकियों को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। ये रिग्रेसिव है, एंटी पुअर है, एंटी वुमेन नेचर का है, इसको अपोज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स थे वो निकाले हमने, बाकी हमने पहले भी डिस्कस किया था इसमें। ठीक है, कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर तो देखो ये वाला आर्टिकल है जिसमें बताया द लिमिट्स ऑफ सेक्टोरल ग्रोथ। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जा रही है। बोले इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हेल्थ के कारण हेल्थ क्राइसिस हमने देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस उसके बाद में देखा, उसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रॉपर रिकवरी देखें तो ज़्यादातर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिल रही है। और ग्रोस वैल्यू एडेड GVA की अगर बात करें तो उसमें 15% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो ग्रोस वैल्यू एडेड की अगर बात करें तो ये एक तरीके की नेट वैल्यू आपको मिलती है, नेट आउटपुट, कि जितना खर्चा लगा उस खर्चे में और जितनी इनकम हुई उसमें दोनों में डिफरेंस आप निकालो तो ग्रोस वैल्यू एडेड आपको आ जाता है, जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स को इनको आप एडजस्ट करके रखते हो। ठीक है, बीच में कंस्ट्रक्शन के में सीमेंट काम में आई, कंक्रीट काम में आई, तो उसकी कॉस्टिंग को आप एडजस्ट करके फिर बाद में कैलकुलेट करते हो कि हाँ जी कितना पैसा लगा और कितना मार्जिन निकल के आया। तो ओवरऑल 15% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ही खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा क्राइसिस के टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर राइटर यहाँ पे सवाल अब उठाना शुरू करती हैं कि एक बार आप कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे को स्टडी करो, जो कि रिलीज़ किया गया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसमें साफ साफ क्या कहा गया है कि लेबर पार्टिसिपेशन डिक्रीज हुआ है। लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर का जो शेयर है वो तो डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो सेम वही चीज़ हो गई जिस तरीके से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को तो फ़ायदा हुआ है और छोटी कॉर्पोरेट कंपनीज को नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए सरकार ने सीधा बोला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, जिससे क्या होगा, एक तो जॉब क्रिएट होगी और दूसरा फिर बाद में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। पर यहाँ पर राइटर्स क्या पिक कर रहे हैं कि भाई जो जॉब्स का आप बात कर रहे हो ना, वो जॉब में तो डिक्लाइन और देखा गया है लगभग 18% से। ठीक है, जहाँ पर एक 15% की ग्रोथ देखी गई है प्रॉफिट में या फिर जो नेट आउटकम में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वहीं पर जो एक लेबर शेयर है वो 18% तक डिक्लाइन कर गया है। तो ये जो चीज़ क्या हो गई है, कॉन्ट्राडिक्टरी हुई कि नहीं? तो इसमें सरकार ने जो पैसा दिया उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा फेंका मार्केट में, कॉन्ट्रैक्टर्स या बिचौलिए जो भी थे या जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने पैसा लगाया और उस पैसे को लगाते टाइम पे कम लेबर में उन्होंने ज़्यादा काम कराया और कम लेबर में उन्होंने ज़्यादा काम कराया और कम पेमेंट पे। क्योंकि वही बात कि क्राइसिस ज़्यादा था,
क्राइसिस में सप्लाई लेबर की ज़्यादा और जिस चीज़ की सप्लाई होती है उसकी वैल्यू डाउन। आपको पता है रिजल्ट क्या निकल के आया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कुछ नहीं मिला, फ़ायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान हो गया किसको, लेबर को, और फ़ायदा हुआ किसको, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनको। तो वर्कर्स को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर डिमांड कौन करेगा जी। ग्रेट डिप्रेशन वाला एग्जाम्पल क्या था, मशीन मैन की तरह कंसिडर करना शुरू कर दिया था कि आदमी मशीन की तरह है, बस खाना खाओ लग जाओ। नहीं, अगर आपने बिहेवियरल इमोशनल एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर किया, इसका मतलब आप बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को इग्नोर कर रहे हो। तो राइटर देखो लास्ट में एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि वर्कर्स की हेल्प करने के लिए हमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होगा कैश का, फूड अवेल कराना होगा उनको ज़रूरत के हिसाब से, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड अर्न सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, और एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स को हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है जैसे कि नरेगा। तो ये चीज़ थी, इसमें मेन पॉइंट था वो मैंने पिक कर लिया सीधा। फिर तो आपको पता ही है, ये देखो गार्ड रेल्स और प्रिवेसी पेगासस वाला जो मुद्दा है वो ही कंटिन्यू चल रहा है। इसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि BN श्री कृष्णा कमेटी का जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीज़ें आप कैसे हटा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी तो आप एक बार देख लेना, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, पेगासस वेगासस वो सारा देख लिया हमने, इसलिए ज़्यादा वो जो कंटेंट आपका लिखा हुआ है ना उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।